नमस्कार साथियों। 90 का दशक और मैंने नई नई कविता करना आरंभ किया था। उस दौरान हमारे शहर बरेली में बहुत सारी कवि गोष्ठियां हुआ करती थी। मुझे लगता है कि एक महीने में करीब 2 या 3 कवि गोष्ठियां तो होती ही थी और मैं उनमें जाया भी करता था। उस दौर में एक बड़ा मधुर गीत गाने वाले कवि, बल्कि यूं कहूं कि गीतकार, उस गोष्ठी में आया करते थे, जिनका एक गीत मैं आवारा बादल सा, मैं आवारा बादल सा, आज तक मेरे मन मस्तिष्क में गूंज रहा है। जी हां, आज मैं अपने इस चैनल शब्द संवाद में जिस कवि से, जिस गीतकार से, बल्कि कहूं जिस साहित्यकार से आपकी भेंट करवाने जा रहा हूं, उनका नाम है डॉक्टर महेश मधुकर। मधुकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल शब्द संवाद में। आइए बातचीत शुरू करते हैं मधुकर जी से। तो मधुकर जी, सबसे पहले तो आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और ये बताइए कि साहित्य में आपका रुझान कैसे हुआ। धन्यवाद भाई डॉक्टर लवलेश जी। मेरा नाम महेश कुमार मधुकर है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद एटा की तहसील अलीगंज में माता श्रीमती त्रिवेणी देवी एवं पिता स्वर्गीय श्री लालबंत जी के घर पर हुआ। जहाँ तक कविता से मेरे लगाव की बात है तो उसका प्रारंभ मेरे घर से ही हुआ, बाल्यकाल से ही हुआ। हमारी माता, जिन्हें हम 3 भाई बहन अम्मा के नाम से संबोधित करते थे, वो मीराबाई के भजन बड़े ही मधुर स्वर में अपने सुरीली कंठ से गाती थी। मैं उन्हें सुनता था, उनके साथ गुनगुनाता था। यही करते करते तुकबंदी करने की मेरी प्रवृत्ति जाग गई और मैं तुकबंदी करने लगा। जो भजन गाते उसी धुन में तुकबंदी करता था जी। संयोग से उस समय मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सचिन भटनागर जी थे, जो बहुत ही प्रतिष्ठित गीतकार थे उस समय जी। और दूसरे मंची गीतकार श्री आत्मका शुक्ल जी भी हमारे अध्यापक रहे। उन दोनों से मुझे प्रेरणा मिली। मैं जो कुछ लिखता था उन दोनों को दिखाता था। अच्छा, तो मार्गदर्शन मुझे उनसे मिलता था जी। उस समय उन्होंने बड़े बड़े कवि सम्मेलन भी हमारे नगर में करवाए, जिसमें मैंने काका हतऋषि, शैल चतुर्वेदी, रमानाथ अवस्थी, उस समय के नामचीन गीतकारों को सुना, उनसे प्रेरित हुआ जी। तो ये मेरे काव्य के प्रति रुझान और मेरी साहित्यिक यात्रा की, मतलब बचपन से ही जो है आपका विद्यार्थी जीवन से ही आप काव्य के क्षेत्र में आ पाए हैं। इसी क्रम में इंटर में वर्ष 1971 में जब मैं 11वीं का छात्र था जी, तो उस समय एक हमारे इंटर कॉलेज में स्वरचित काव्य की प्रतियोगिता हुई। अच्छा, तो उसमें मेरे एक गीत को प्रथम स्थान मिला था और भी प्रतिभागियों में प्रथम स्थान मिला था जी। तो वो प्रशस्ति मिला था। तब से मुझे और प्रेरणा मिली जी, बिल्कुल। और विद्यालय या कॉलेज लेवल ही होता है जहां से विद्यार्थी के अंदर काव्य की या साहित्य के प्रति रुझान पता चलता है। अच्छा मधुकर जी, आपने वैसे तो गीतकार के रूप में आपको जाना जाता है, लेकिन और कौन कौन सी साहित्य की विधाएं जिनमें आपने लिखा है? डॉक्टर लवलेश जी, गीतकार के रूप में मुझे प्रतिष्ठा मिली है, किंतु गीत के साथ ही मैंने गीतिका जी, मुक्तक और घनाक्षरी, सवैया, हाइकू, माहिया आदि, कहानी, संस्मरण, समीक्षा आदि गद्य पद्य की विविध विधाओं में मैंने सृजन किया जी। मतलब आपने कहना चाहिए कि हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में आपने जो है लगभग अधिकांश विधाओं में जी। अच्छा मधुकर जी, एक प्रश्न मुझे पूछना था, क्योंकि मैंने आपकी पुस्तकें पढ़ी हैं, उसमें गीत पढ़े हैं, तो वो पारंपरिक गीत की तरह हैं, वो उसकी श्रेणी में आते हैं। अच्छा, एक गीत है और एक नवगीत है, ये दो चीजें आजकल हम बहुत सुनते हैं जी। तो क्या मूलभूत अंतर है? बहुत सरल शब्दों में बताइएगा हमारे दर्शकों को कि गीत और नवगीत में मूलभूत अंतर क्या है? डॉक्टर साहब, गीत और नवगीत में बस थोड़ा सा अंतर, कथ्य और शिल्प का अंतर है जी। कथ्य में गीत में जहाँ अपने स्वयं के विचारों को, संवेदनाओं को सीधे सीधे शब्दों में दिया जाता है, वहीं नवगीत में सामाजिक विकृतियां, बाहरी घटनाएं, उनसे आक्रोशित मन की उसमें उसको वो घेरा जाता है। हाँ, सामाजिक सामाजिक।
और जो हमारी समस्याएं हैं, जो समस्या, आप जी जी हाँ, दैनिक जीवन में जो देख रहे हैं, जी जी, उसका आक्रोश व्यक्त करते हैं, मतलब एक तरीके से एक विद्रोह भी कह सकते हैं, विद्रोह धर्मा जी जी, जो वो है गीत, उसको कह सकते हैं। जी, दूसरा शिल्प की दृष्टि से है कि गीत में तो उसकी कुछ परंपराएं होती हैं, जी जी, उसका छंद का अनुशासन करना पड़ता है, मात्राओं करना पड़ता है। नवगीत इससे स्वतंत्र होता है। अच्छा, मतलब गेयता उसकी बनी रहती है, गेय रहता है, लेकिन उसमें ये आवश्यक नहीं कि तुकांत को सामने, तुकांत के सामने से उसको छूट मिली हुई होती है। जी जी। एक प्रश्न ये है कि चूंकि मैंने आपके गीत पढ़े तो उसमें सभी कुछ है, प्रेम भी है, प्रकृति भी है, और सामाजिक वेदना संवेदना भी है, हर चीज है। आप क्या मानते हैं कि आपके गीतों का मुख्य विषय क्या है? मेरे गीतों का मुख्य विषय जी शाश्वत प्रेम, जी, राष्ट्रीय संचेतना, जी जी जी, सामाजिक सरोकार, मानवीयता, संवेदना, जी, यही मेरे गीतों के मुख्य विषय है, मानवीय संवेदना। और सही बात है, बिना संवेदना के तो गीत या सृजन जैसा कार्य हो ही नहीं सकता है। अच्छा, एक बात मुझे आपसे और यहाँ पर पूछनी है कि देखिए, सबका अपना अपना प्रेरणा स्रोत होते हैं, सबके अपने अपने कोई ना कोई कारण होते हैं जिनकी वजह से वो गीत या कविता या कहानी लिखते हैं। आप किन कारणों को मानते हैं गीत लिखने के लिए, या कहना चाहिए कि गीत के लिखने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है? गीत के लिए एक गीत तो का अंदर से, हृदय से ही उसका प्रस्फुटन होता है, मन का उद्वेलन होता है। जो बात मन को छू जाए जी, तो उसी को कहने के लिए कहानीकार अपनी कहानी में कह देता है, गद्यकार गद्य में कह देता है, और काव्यकार अपने गीत या काव्य की किसी विधा में और अपने अंदर की उन भावनाओं को, उस मन के उद्वेलन को अपने रचना के माध्यम से प्रकट करता है। तो मेरे गीतों का यही है, जो कुछ अनुभव करता हूँ समाज से, अपने अंदर से विशिष्ट, उसी को मैं वो कहने का, जो कुछ अनुभूति आपको होती है, जो अनुभव आप करते हैं, उसे ही अपने गीतों में लिखते हैं, आपका कहने का अभिप्राय ये है। अच्छा, एक प्रश्न मैं जो प्राय पूछता हूं अक्सर कि आपके हिसाब से, आपके अनुसार अनुभूति और अनुभव में क्या अंतर है? डॉक्टर साहब, अनुभूति और अनुभव में बस छोटा सा अंतर है जी। अनुभूति अंदर से उपजती है, अपने मन से, हृदय की भावनाएं होती हैं जी, हृदय की संवेदनाएं होती हैं, और अनुभव हमें बाहर से मिलता, बाहरी दुनिया से कुछ करके या सुन के जी। तो जी, अनुभव बाहर की चीज है, और अनुभूति अपने अंदर से उपस्थित होती है। बिल्कुल सही बात है। अनुभव जो है हमें बाहर देख करके मिलती है, अनुभूति हमारे मन से उत्पन्न होती है। सही मानों में बात भी ये सही है, तभी जब मन से अनुभूति होती है तभी हम उसमें संवेदना को हमारी खिलती है, और इसके बाद ही हम गीत या कविता या कहानी लिखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में यहाँ पर अभी और उठ रहा है, वो ये है कि आमतौर पर ये माना जाता है कि जो पीड़ा हम पर बीतती है वही सही मायनों में संवेदना के रूप में हम लिख सकते हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि क्या खुद पर बीतने के बाद ही हम सृजन कर सकते हैं, या हम दूसरे की वेदना को अपने अंदर महसूस करके भी सृजन कर सकते हैं? आपका क्या मानना है इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं कि खुद की वेदना को ही उसमें किया जाए, बाहर के देखकर, दूसरे बाहरी गतिविधियों को देखकर भी अनुभूति अपने हृदय में होती है, तो उसको भी कविता में ढाला जा सकता है। अधिकांश ऐसा होता है, ऐसा नहीं अपने मन में जो उपजा कर दिया, बाहर जो दृश्य देखे जी जी। तो कवि को क्रांति दृष्टा वैसे भी कहा गया, कभी किसी भी बात पे शांत नहीं रहता, वो जो सामाजिक उद्वेलन जो कुछ देखता, सामाजिक संगतियां देखता, उन पर भी प्रकाश डालता है। जी जी जी। अच्छा मधुकर जी, अभी अभी आपकी 3 पुस्तकें अभी हाल ही में प्रकाशित हुई हैं। मुझे याद है कि पहला आपका खंड काव्य था धरा सुता का त्याग, उसके बाद फिर आपका एक गीत संग्रह आया है, फिर एक बाल गीत संग्रह आया है, और मेरे ख्याल से एक खंड काव्य और आपका आया है ना। तो अपने पुस्तकों के बारे में बताइए। डॉक्टर साहब जी, मेरी सबसे पहले तो ये सीता जी पर केंद्रित धरा सुता का त्याग, ये खंड काव्य आपका धरा सुता प्रकाशित हुआ जी। ये सीता जी पर केंद्रित आपका खंड काव्य है, लोगों ने बहुत सराहा है, ये मेरी प्रथम मौलिक कृति है जी जी जी। और इसके बाद ये दूसरा खंड काव्य एकलव्य पर है, इसे भी लोगों ने काफी सराहा जी। ये एकलव्य पर आपका खंड काव्य है, इसका प्रकाशन कब हुआ है? इसका 2022 में। 2022 जी जी। और बहुत बढ़िया। उसके बाद तीसरा, मैं गीतों के साथ बाल गीत भी लिखने लगा, अरे बच्चों के साथ रहते हुए। क्या बात है। तीसरा ये बाल गीत संग्रह मेरा सितंबर में आया,
भारत की पहचान तिरंगा। तिरंगा, ये हाँ जवाहर प्रकाशन मथुरा से प्रकाशित हुआ। जी जी जी। और चौथा मेरा ये गीत संग्रह, ये अंजुरी भरधूप, अंजुरी भरधूप अभी प्रकाशित हुआ। जी बिल्कुल, अभी अक्टूबर में ही। अच्छा, तो इस प्रकार मेरी 4 मौलिक पुस्तकें अब तक प्रकाशित, अब तक आपकी 4 मौलिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। मित्रों, मधुकर जी की अब तक 4 मौलिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है और कि आप 90 के दशक से, बल्कि मुझे अपने बाल्यकाल से ही कहूँ, एक तरीके से अपने विद्यार्थी जीवन से आप लिखते आ रहे हैं, तो इधर पुस्तक प्रकाशन में कुछ विलंब नहीं हुआ है? क्या कारण रहा है इसका? वो आर्थिक तो नहीं कह सकता हूँ, कुछ मुझे ढंग के प्रकाशक नहीं मिल पाए, या मेरा आलस कहिए। तो प्रकाशन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, तो प्रकाशन मेरा बहुत देर से हुआ। और चूंकि मैं गीतकार हूँ तो गीत संग्रह मेरा पहले आना चाहिए, तो उसका विलंब हो गया। तो कुछ मेरा आलस या मुझे ढंग के प्रकाशक न मिल ये कारण रहा। जी जी बिल्कुल। अच्छा मधुकर जी, आप गीत लिखते हैं और जैसा कि मैंने आपका अंजुरी भरधूप गीत संग्रह पढ़ा था, तो उसमें तो प्रेम गीत और प्रकृति परक गीत, अपने मन की वेदना, ये सब चीजें थी। लेकिन ये जो आपका बाल गीत संग्रह आया है ना, ये बिल्कुल अलग है। गीत है उसमें भी, लेकिन बिल्कुल बच्चों के लिए गीत है, बच्चों की भाषा में। तो एक बड़ा प्रश्न ये बनता है कि क्या लिखना कठिन है? बच्चों के लिए लिखना कठिन है या वयस्कों के लिए लिखना कठिन है? डॉक्टर साहब जी, मेरे विचार से बच्चों के लिए लिखना ज्यादा कठिन है। गीत लिखना तो इतना कठिन नहीं है बच्चों के लिए, क्यों बच्चों के लिए गीत लिखने के लिए स्वयं पहले बच्चा बनना पड़ता है। हाँ, तो मैंने भी अपने ये जो भी गीत लिखे हैं, अपने पोते पोतियों, देवते देवतियों अथवा अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हुए बच्चा बनकर ही लिखे, तभी बच्चों जैसी अनुभूति आती है, तभी गीत में भी रस आता है, और गीत लिखने का मन होता है, तभी गीत लिखा भी जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो बच्चा बनकर के ही लिखेंगे, तभी आप उस संवेदना तक या उनकी बाल मनोभाव जो है, आप तभी पहुंच पाएंगे वहां तक। एक मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे जो आपके पारंपरिक गीत अभी जो आपके आए हैं, जो अभी पुस्तक प्रकाशित हुई है, क्योंकि इनको मैंने सुना है, गोष्ठियों में भी सुना है, वर्तमान समय में क्या ये आउटडेटेड से नहीं हो गए? हाँ, लगते तो है वो आउटडेटेड से तो गीत तो, लेकिन गीत ने इस समय अपना स्वरूप बदला है। मेरे अधिकांश गीत वो उसी समय के लिखे हुए हैं, बाद में तो कुछ लिखे, तो उनमें नवगीत के भाव भी हैं बाद वाले गीतों में। तो परंपरागत गीत मेरे शुरू के रहे हैं, तो गीत ने अपना स्वरूप बदला। गीत वो नवगीत हो गया है परिस्थिति के हिसाब से, जैसे आजकल परिस्थितियां, तो गीत अब नवगीत के रूप में चला गया। जी जी जी। अच्छा, एक मेरा और यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था कि वर्तमान साहित्य की जो स्थितियां हैं, आज हम लोग अपने शहर बरेली में भी देखते हैं कि अब कवि गोष्ठियां ना के बराबर हो चुकी हैं, साहित्यिक आयोजन ना के बराबर हो चुके हैं, और जो और जैसे होते हैं उन पर कोई टिप्पणी करना थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिस्थितियां ये साहित्य को कहाँ लेके जा रही हैं? अभी पिछले कुछ दिनों में बड़ी चर्चा भी सुनी होगी साहित्य को लेकर के, एक बड़े चैनल के माध्यम से उसमें कार्यक्रम भी आयोजित हुए, बड़े बड़े साहित्यकार, और उसमें अब तो कुछ फिल्मी कलाकार भी आने लगे हैं। तो ये साहित्य का कैसा दौर है आपकी स्थिति में? कैसा समय चल रहा है साहित्य के लिए? ये साहित्य के लिए, इस तरह के कृत्य साहित्य के लिए निराशाजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आजकल चल रहा है। जो मंचों पर तो चुटकुले या हास्य ज़्यादा है, और अधिकांश लोग उसमें काव्य के क्षेत्र में कूद पड़े हैं, जिन्हें काव्य लिखना भी नहीं आता, लेकिन वो कवि बनना चाहते हैं। तो अपनी अंदर की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कवि बन रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे साहित्य का ह्रास होगा, काव्य का ह्रास होगा, कविता का ह्रास होगा। जी जी जी। एक और बात है, जैसे कि अभी आपके गीत संग्रह आए हैं, आपने खंड काव्य भी बताए 2 लिखे हैं। तो आजकल के समय में हर व्यक्ति तो समय का रोना रोता है कि समय की कमी है। आप जैसे आपने भी अनुभव किया होगा, पुस्तकें आपने दी होंगी, बहुत ही कम आपको उसके उत्तर मिले होंगे, या लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, ना के बराबर पढ़ा होगा। ये एक समस्या रहती है, एक समय की कमी। इसको देख करके कविता में एक नई विधा हाइकू आई है, आपने सुना होगा, और हाइकू संग्रह भी प्रकाशित हो रहे हैं। हाइकू के पत्रिकाओं में भी हाइकू अच्छे खासे प्रकाशित हो रहे हैं। यानी कि मैं ये मान के चलें कि हम ये जो समय है लघु विधाओं का है, ऐसा मान के चलें? आपकी दृष्टि में क्या है? नहीं, आपका कहना सही है डॉक्टर साहब जी।
आजकल समय किसी के पास नहीं है, आपाधापिक दुनिया है। जी लोग जितना सुन ले उतना ही बहुत समझो। तो जी बिल्कुल। तो ये ज्यादातर लोग पाठक जो हैं आजकल वो लघु विधाओं को ज्यादा की पसंद कर तरफ रहे हैं। भाग रहे हैं। अच्छा, जी ये लघु विधाएं दीर्घजीवी होती हैं और अधिक समय तक पाठक या श्रोता के मन में अधिक समय तक रहती हैं। जैसे पूर्व में आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व कबीरदास और रहीमदास जी ने जो दोहे लिखे थे, वो आज भी प्रासंगिक हैं। घात की कहावतें, गिरधर की कुंडलियां, ये सब ये लघु विधाएं हैं, ये आज भी प्रासंगिक हैं। तो ये मेरे विचार से ये भी विधाएं खूब फलेंगी फूलेंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये विधाएं भी कालजयी हो सकती हैं। कालजयी और हैं ही, जैसे आपने कहा कि दोहे हैं, तो वो आज भी दोहे लोगों को याद हैं। एक प्रश्न और मेरा है आपसे कि गीत सृजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या आप किन बातों का ध्यान रख करके गीत सृजन करते हैं? डॉक्टर साहब, गीत के 4 मूल तत्व माने गए हैं जी। रागात्मकता, संगीतात्मकता जी, भावात्मकता और संक्षिप्तता। ये 4 चीजों के सम्मेलन से भावात्मक अंदर से भावना हुई, राग उसका उसमें मिल जाना जी। और संगीतात्मक बिना संगीत के गीत को गीत नहीं कह सकते, गीत नहीं कह सकते, गीता उसमें नहीं आई। इसलिए इस प्रकार इन 4 तत्वों के मिलन से ही, समुचित मिलन से ही गीत का सृजन होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है! रागात्मकता, भावात्मकता, संगीतात्मकता और संक्षिप्तता, इन 4 तत्वों के मिलन से गीत का जन्म होता है। कितनी बढ़िया परिभाषा आपने गीत की दी है। अब हमारा समय मन तो कर रहा है कि आपसे और बातें करूं, लेकिन समय सीमा भी है और हमारे इस समय सीमा के अंतर्गत हमारा विदा लेने का समय आ रहा है। लेकिन मधुकर जी, मैं निवेदन करता हूं आपसे कि वही पुराना गीत मैं आवारा बादल सा हमारे दर्शकों को भी सुनाइए और मधुर सुमधुर कंठ से सुनाइएगा, जिससे कि मैं अपने उस बचपन के दिनों में कहूँ ये कैशोर समय कि मैं पहुंच जाऊं और हमारे दर्शक भी उस चीज का आनंद ले सकें। तो ये चलते चलते ये गीत आप अवश्य सुनाइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अनुरोध किया, आपने इतनी पुरानी बात याद रखी, तो आपको वही गीत सुना रहा हूं। नील गगन में निपट अकेला आवारा बादल सा, ढुलक गया हूं नैनों से मैं अश्रु सने का जलसा। निर्मोही ने किया तिरस्कृत मुझको खारे जलसा, मैं तो आवारा बादल सा, मैं तो आवारा बादल सा, मैं तो आवारा बादल सा। मैं बबूल ही सही किंतु कब खोज सका चंदन, मैं बबूल ही सही किंतु कब खोज सका चंदन। मुझ प्यासे का पनघट कब सुन पाया है क्रंदन। हृदय सिंधु मंथन से निकला मधुकर गीत गरल सा, मैं तो आवारा बादल सा, मैं तो आवारा बादल सा, मैं तो आवारा बादल सा। बहुत सुंदर, स्मरण नहीं रहा। नहीं, ये बहुत अच्छा, ये मैं उन्हीं दिनों में पहुंच गया जो बीते दिन थे। तो अब मैं चाहता हूं कि कोई एक गीत अपने पसंद का आप सुनाइए। डॉक्टर साहब, मैं अपना प्रथम गीत जिसे कह सकता हूँ, अरे वाह वाह, जो मेरा जब मैं कक्षा 11 का विद्यार्थी जो पुरस्कृत हुआ था, जी, तो वो अपने मनपसंद गीत सुना चाहूंगा। उसमें मेरा आप परिचय भी है। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। मैं आदि झंझावातों का मंद पवन से प्यार नहीं, मानवता से किया प्यार पशुता को दिया दुलार नहीं। मैं आदि झंझावातों का मंद पवन से प्यार नहीं, मानवता से किया प्यार पशुता को दिया दुलार नहीं। क्या बात है! झंझावात मतलब तूफान। जी जी। दुर्गम पथ पाषाण मुझे प्रिय बाधाओं से प्यार है, दुर्गम पथ पाषाण मुझे प्रिय बाधाओं से प्यार है। नहीं सुगंधित सुमन तोड़ने को यह मन तैयार है, नहीं सुगंधित सुमन तोड़ने को यह मन तैयार है। तत्पर रहा गरल पीने को किंतु सुधा स्वीकार नहीं, मानवता से किया प्यार
पशुता को दिया दुलार नहीं। वाह वाह वाह। मानवता से किया प्यार, पशुता को दिया दुलार नहीं। रोक न पाए मुझे अंधेरा जी। मैं राही उस चाल का, मैं अभ्यस्त रहा हूँ जीवन में भीषण भूचाल का। वाह वाह वाह। रोक न पाए राह अंधेरा मैं राही उस चाल का, मैं अभ्यस्त रहा हूँ जीवन में भीषण भूचाल का। मैं तीखी करवाल विजयनी जंग लगी तलवार नहीं, मानवता से किया प्यार, पशुता को दिया दुलार नहीं। क्या बात है। मानवता से किया प्यार, पशुता को दिया दुलार नहीं। और गीत का अंतिम पद। स्वागत है। जो बादल घन घोर बरसते उनसे मुझे लगाव है, रिमझिम बरखा की लहरों में सदा उभरता घाव है। वाह। जो बादल घन घोर बरसते उनसे मुझे लगाव है, रिमझिम बरखा की लहरों में सदा उभरता घाव है। मैं हर पल पीड़ा का गायक, मैं हर पल पीड़ा का गायक, सुख में कोई सार नहीं, मानवता से किया प्यार, पशुता को दिया दुलार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मानवता से किया प्यार, पशुता को दिया दुलार नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेश मधुकर जी। तो साथियों, ये मानवता से किया प्यार, पशुता को दिया दुलार नहीं, ये वास्तव में कवि की पहचान है। और आज हमें अपना महत्वपूर्ण गीत सुनाने के लिए, अपने जीवन के बारे में बताने के लिए और अपना समय देने के लिए मैं डॉक्टर महेश मधुकर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी। और साथियों, आपको हमारा ये साक्षात्कार, मधुकर जी के गीत कैसे लगे, कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसे और बढ़िया बढ़िया गीतकारों से, कहानीकारों से आपका परिचय करवाते रहेंगे, आपकी भेंट करवाते रहेंगे और हम उनसे बातचीत करते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।